बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम है राय साकिब। नाज़रीन, एक मंजरनामा ज़रा सोचिए अपने जहनों के अंदर कि आप अपने घर के अंदर बैठे हुए, आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन है, अचानक कुछ सरकारी एहलकार आपके घर में दाखिल होते हैं और वो ना सिर्फ आपका फ़ोन और लैपटॉप छीन लेते हैं बल्कि आपके अदालत में पेश किए बगैर, जुर्म साबित हुए बगैर आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाते हैं, आपके पैर में एक इलेक्ट्रॉनिक कड़ा पहनाकर आपको कैदी बना दिया जाता है। आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इंसाफ की दुहाई देते हैं, लेकिन आपको बताया जाता है कि मुबारक हो, अब आप ब्यूरोक्रेसी की नज़र में एक आदी मुजरिम हैं। जी हाँ, पंजाब असेंबली में पेश किया जाने वाला पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026 बज़ाहिर जराइम के खात्मे का एक खूबसूरत नारा है, लेकिन ये अवाम के बुनियादी हकूक़ पर एक बाकायदा हमला है। कानून का बुनियादी आफाकी असूल कहता है कि जुर्म साबित होने तक हर शख्स बेगुनाह है, लेकिन ये बिल कहता है कि जब कमेटी ने आपको आदी मुजरिम कह दिया तो आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ गए तेल लेने। कमेटी की ही चलेगी। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 10A हर शहरी को मुनसिफाना ट्रायल का हक देता है। आर्टिकल 14 हर इंसान के वकार और प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है, मगर अफसोस सिक्योरिटी के नाम पर लाए जाने वाले इस बिल के ज़रिए आइन के इन तमाम सफ़ात को ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के कदमों तले रोंदा जा रहा है। हम मुजरिमों के खात्मे के हक में हैं, लेकिन क्या जराइम को रोकने का वाहिद तरीका यही रह गया है कि पूरे सूबे को एक ओपन जेल में तब्दील कर दिया जाए? क्या अमन कायम करने के लिए शहरियों को पुलिस के रहमो करम पर ज़रूरी है? आज बात होगी सिक्योरिटी के नाम पर होने वाले इस बिल पर, क्योंकि अगर आज हम ना बोले तो कल बोलने के लिए ज़ुबानें तो होगी, मगर उन पर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से ताला लग चुका होगा। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब इख्तियार वली खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। इख्तियार साहब, हम डेली बड़ी अफसोसनाक सी खबरें आ रही पंजाब से, डेली देखते हैं कि पंजाब के किसी ना किसी प्रोविंस से किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई बच्चों के रेप की खबरें आ रही होती हैं। दिट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और उन दिनों में जब आपको या तमाम हुकूमत की तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर ऐसे जराइम के रोकथाम के लिए बात करनी चाहिए, आप एक नया कानून लेके आ रहे हैं, द पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल। वो तो सर बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है। जहाँ पर कानून साजी की ज़रूरत है सर वहाँ पे कीजिए। आप वो 1959 के डिक्टेटर के टाइम के बिल्स को उठा कर रीअमेंड कर रहे हैं उसको। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राय साकिब खरल। मैं कोई बात करने से पहले, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं इतना कहूँगा कि पंजाब में जितने केसेस हुए हैं एटलीस्ट उनके मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई हुई है। और यू पीपल आर लकी, पंजाबीज आर लकी कि वहां पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जैसा कोई इदारा भी है, वहां पर कुछ निज़ाम है। मेरा जिला जहां से मैं इलेक्शन लड़ता हूं, गुज़श्ता 2 हफ्तों में रेप केसेस के 5-6 वाक़यात हो चुके हैं विदिन 2 वीक्स एक जिले में। यस, एक जिले में, एक जिले नौशहरा में, अमामगढ़ में हुआ, अस्पताल में हुआ, उससे अगला एक मज़ाफ़ाती एरिया है वहाँ पर हुआ, एक हमारे मर्दान से इस साइड पे हमारा एक एरिया है, सोका कहते हैं, कुतरपाल, वहाँ पर आज एक वाक़या और रिपोर्ट हो गया। आज चौथा दिन है। मैं एक बच्चे का केस है जिसका नाम बहराम है जी, जिसकी उम्र 6 साल है। उसके साथ एक बंदे ने ज्यादती की, फिर वो बच्चे ने खुद अपनी सारी कहानी सुना दी। वो सुन के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अबव ऑल पुलिस आई और पुलिस उठा के ले गई उसके वालिद को और उसको हवालात में डाल दिया। विक्टिम के वालिद को? विक्टिम के वालिद को। यार साहब, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? आज तक फोरेंसिक नहीं, यही हो रहा है। मैंने कल इस पे एक लाइट सा वो किया है, मैंने एक मीडिया स्टेटमेंट दी है। कल इस पे मैं डिटेल प्रेस दूंगा। मैं मीडिया के दोस्तों को, पूरे पाकिस्तान की मीडिया को इन्वाइट करूंगा कि वो इस चीज को देखें, कवर करें। आईजी को कहकर मैंने FIR कराई है, वरना FIR नहीं हो रही थी। चाइल्ड रेप विक्टिम का, मतलब विक्टिम की FIR नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दबाया गया था। एक सूबाई वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो कहते हैं कि DPO को इस जिले में मैं लाया हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। और जो मुलजिम है
वो उसके जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले हैं, जैसे बट इख्तियार कहते साहब, हैं। हम सब साहिब औलाद हैं, और बच्चों पे आके तो मतलब चले पॉलिटिक्स सारी साइड पे रख दीजिए सर, यहाँ पे तो आप खुद कह रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस बच्चे की स्टोरी सुन के। सर वहां पर पॉलिटिकल अफिलिएशंस या वहां पर ताल्लुकात कहाँ पे रह गए? वहां पे तो भाड़ में जाए कोई भी ऐसा दरिंदा जो करता है उसको तो मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे होकर, आप तमाम सियासी रहनुमाओं को इकट्ठे होकर उसके ऊपर मिलकर एफआईआर करवानी चाहिए। एफआईआर हमने करा दी, आईजीपी से मुदाखलत कराई, आरपीओ को कहलवा के कराई, उसके बाद कहीं जाके एफआईआर हुई। अब इसके बाद आपको और खतरनाक बात बताऊं, आप और हैरान हो जाएंगे। जी प्लीज। डीपीओ साहब और उनका दफ्तर इस वक्त टोटली जोर लगा के, एड़ी चोटी का जोर, कांधों का, मोटों का, सारा जोर लगाए बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से राजीनामा हो जाए। विक्टिम का और जुर्म करने वाले का, मुलजिम का। जी जी, क्योंकि जी वजीर साहब का हुक्म है। This is ये unbelievable. नया पुख्तनख्वा। अच्छा, इससे ज्यादा दुख की बात आपको एक और बताऊं। जी। हमारे नॉलेज में आया है कि बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट के साथ छेड़खानी कर ली गई है। अगर रिपोर्ट में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो केस ही बहुत कमजोर हो जाता है, फिर उस पे आके कमजोर हो जाएगा। इंसाफ का तो गला घोंट दिया आपने अस्पताल में। दिस इज अनबिलीवेबल। इंसाफ का तो गला घोंट दिया आपने डीपीओ के दफ्तर में। इंसाफ का गला घोंट दिया गया। इस पे मैं इख्तियार साहब, व्हाट आई कैन टेल यू, इस पे मैं पर्सनली सीएम केपी के उनको भी ये वीडियो आपकी और मेरी काट के भी भेजूंगा। मैं आपकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को भी ये जहां जहां पर मेरी आवाज पहुंचेगी, मैं खुद वाकया वहां तक पहुंचाना चाहूंगा कि यार इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। केपी का बच्चा हो, सिंध का हो, पाकिस्तान का कहीं पे भी हो, उन सबको इंसाफ कल मैंने ये ऐलान कर रखा है कि अगर इस बच्चे की रिपोर्ट के साथ इसके साथ छेड़खानी की गई, अगर उन पर जिना बिलजबर के बाद राजीनामा बिलजबर मुसल्लत किया गया, तो मैं इस बच्चे को गोद में लेकर मैं सोहेल अफरीदी के दफ्तर के सामने खड़ा होकर एहतजाज करूंगा। अनबिलीवेबल। और बिलीव यू मी कि इसमें बहुत सारे लोग इंशाल्लाह आपके हम आवाज होंगे और आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम सबके सब साहिब औलाद हैं। दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड एनीवे, बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इख्तियार साहब, थोड़ा सा आगे बढ़े। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, क्या चल रहा है आप लोगों के दरमियान? एक दूसरे के वोटों से आपने हुकूमत बनाई है, पीपल्स पार्टी ने आपको वोट किए हुए हैं, वो कहते हैं आईनीओदे इनके पास हमारे वोटों की वजह से है। सर व्हाट्स गोइंग ऑन? इसमें कोई शक नहीं है कि वो आजाद, एक इंडिपेंडेंट, अपनी इंडिविजुअल उनकी पार्टी है, हमारी अपनी जमात है, उनका अपना नजरिया है, हमारा अपना नजरिया है। कौमी मफादात पर जहां पर भी पाकिस्तान के मफाद की बात होगी, हम एक टेबल पर भी बैठेंगे, हम हुकूमत भी बना सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं। जहां पर नजरियाती इख्तिलाफ आएगा, हम एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े होंगे। जीबी इलेक्शन में हमने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, उन्होंने हम पर वो खुलकर बोले, और मैंने बिलावल साहब पे वो तनकीद की है कि शायद वो मेरी जमात में किसी ने नहीं की हो, लेकिन उसके बावजूद परसों मैं बजट वाले दिन में मिला हूँ बिलावल साहब को, सलाम करने में मैंने पहल की, उन्होंने सलाम का जवाब भी दिया, बल्कि उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ लिया और बड़े हंसते मुस्कुराते अंदाज में मुझे कहा कि आपने अपने लीडर की बड़ी अच्छी तारीफ की और मुझ पर आपने बड़ी अच्छी तनकीद की, लेकिन आपकी तनकीद का दायरा मुझे पसंद आया। सो दिस इज नॉर्मल। सर ये बजट के बाद इमरान खान साहब की मुलाकात हो रही है, आपको किसने बताया सर? मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे किसी ने बताया, सुना आप? मैंने ये कहा कि ये मेरी असेसमेंट है। नहीं सर, आपने सुना? अच्छा, मेरे ख्याल में मेरी असेसमेंट है। नहीं, जो पहले कहा है सर वो तो बताए ना मुझे। नहीं, वो मेरी असेसमेंट ही है। मैं पढ़ के सुनाऊं जनाब की स्टेटमेंट? मुझे लगता है मैं जनाब की स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊं? मैंने जिम्मेदार लोगों से बात सुनी है कि बजट के बाद उनकी तहरीके इंसाफ मुलाकात शायद हो जाए या होने लगी है। ओ, जिम्मेदार लोगों में एक आपते और एक उम्र दराज गोंदी। नहीं सर, इंज नहीं सर, नहीं इख्तियार साहब, इंज नहीं, जो जिम्मेदार है उनका नाम ले। रोज आप टीवी पर बैठते अपने व्लॉग्स में यही बातें करते हैं। मैंने कभी मुलाकात का टाइम नहीं दिया, मैंने कभी इमरान खान साहब के बाहर आने का टाइम नहीं दिया, मैंने कभी पीएमएलएन की हुकूमत जाने का टाइम नहीं दिया। मैं सर नजूमी नहीं हूं, मैं प्रेडिक्शंस नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन, मैं नहीं करता प्रेडिक्शंस।
तो सर ये जिम्मेदार लोग कौन ठीक है? है, सही है, सही है। मैंने बताया ना, एक आप है और एक उम्र दराज चलो गोंधल हुण है। मर्जी वाले हो फिर थोड़े इस तो क्या कर सकना इससे इख्तियार साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जनाब इख्तियार वली खान साहब, यहाँ पर मैं बाकी सारी चीज़ें एक साइड के ऊपर, लेकिन एक चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूँगा। मुझे नहीं समझ आती कि वो कौन लोग हैं जो किसी के घर के फूल को हाथ लगाना तो दूर की बात, किसी मैली नज़र से भी देख सकते हैं। और मुझे खुदा की कसम समझ नहीं आता कि इस तरह के मामले के अंदर वो पंजाब हो, वो केपी हो, वो बलूचिस्तान हो, वो सिंध हो, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, एनीवेयर या पूरी दुनिया के अंदर भी वो कोई कौन लोग हैं जो किसी किस्म का भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जो विक्टिम्स के खिलाफ खड़े होते हैं। जो इख्तियार वली खान साहब ने मुझे वाकया खैबर पख्तूनख्वा को सुनाया, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट तक भी ये वाकया पहुँचाऊँगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट तक भी पहुँचाऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं विक्टिम से आज इसकी शो के बाद मैं कोशिश करूँगा कि विक्टिम की फैमिली से डायरेक्टली बात भी करूँ, सो मैं इसका फॉलो अप भी ले सकूँ। दिस इज़ नॉट ऑन, और ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक विक्टिम जो है उसी को आप डरा धमका के सुलह के लिए मजबूर करें, उसी को पुलिस उठा के ले जाए। दिस कैन नॉट हैपन, नॉट इन दिस कंट्री एनी मोर। अगर पहले होता भी रहा है, वैसे तो भी रिसेंट मिसाल भी है, लेकिन वी ऑल नीड टू स्टैंड अगेंस्ट इट। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ मेरे साथ। नाजरीन, इस सेगमेंट में हमें मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नैयर बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की रिसेंटली हमने देखा कि कोई रिफ्ट देखने में नजर आ रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद नेशनल असेंबली की स्पीचेस हो जाएं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, दो वी डू अंडरस्टैंड कि पीपल्स पार्टी के वोटों से ही नून लीग की हुकूमत है। और जब नून लीग से ये बात करते हैं तो नून लीग आगे से बताती है कि जनाब हमारे वोटों से उनके पास भी आईनी ओहदे हैं। नैयर बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये रिसेंट रिफ्ट देखने में नजर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की। सर, आपके वोटों पे हुकूमत खड़ी है, आप ही के वोटों से बजट पास होता है। इज इट सर फ्रेंडली फायरिंग या कुछ सीरियस चल रहा है 28th अमेंडमेंट को लेकर? शुक्रिया। गुजारिश यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि जो अभी उनकी सेकंड ईयर की लीडरशिप है, उनका जो रवैया है या उनकी जो गुफ्तगू है, उसको आप जायज़ा ले लें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। तो 28th अमेंडमेंट इज़ नॉट एन इशू इन द सेंस कि अभी तक तो वो कोई सामने तो आई नहीं कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट क्या है, तो जिस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए। एक इशू बिल्कुल ज़रूर था, लेकिन इसको भी मीडिया में ये बात की जाती रही कि प्रोबेबली ये प्रिज्यूम किया जा रहा था कि शायद 28th अमेंडमेंट में 18th अमेंडमेंट को कोई रोल बैक करने की कोशिश की जाए, और पर्टिकुलरली वो जो प्रोविजंस नेशनल फाइनेंस अवार्ड के हवाले से हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि विदाउट अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो रिक्वायरमेंट की थी फेडरेशन की रिगार्डिंग फंड्स और रेवेन्यूज़, वो तो चेयरमैन बिलावल के तजवीज़ करदा फार्मूले पे हल हो गया है। जो शॉर्टफॉल था रेवेन्यू का, जो फाइनेंसेस मीट करने थे फेडरेशन ने, डिफेंस बजट हो गया या रीपेमेंट ऑफ लोन्स थी, तो उसे एक सोल्यूशन निकाल दिया चेयरमैन बिलावल ने। तो मैं समझता हूँ 28th अमेंडमेंट कोई इस किस्म की बात सामने तो है नहीं है। मीडिया में ज़रूर गुफ्तगू की जाती रही, लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी तो इश्यूज़ की पॉलिटिक्स करती है जी, और मेरी क़यादत ने भी जो इश्यूज़ रेज़ किए नेशनल असेंबली में, आया वो हकीकत में मबनी नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि जी पंजाब में बलदियाती इंतखाबात नहीं है, तो क्या ये हकीकत नहीं है कि बलदियाती इंतखाबात कितने अरसे से पंजाब में नहीं हुए? जी बिल्कुल। क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा कि इस्लामाबाद में इंतखाबात नहीं है, 2 मरतबा नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके और इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाते रहे। अर्लियर भी जब भी कोई शेड्यूल आता था तो कोई ना कोई इस्लामाबाद लोकल बॉडीज़ का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट ले आते थे जी। तो क्या ये हकीकत में मबनी बात नहीं है? तो हम तो उन फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड पे लाते रहे, लेकिन हमारी सपोर्ट इनको बिल्कुल है। हमने, मेरी क़यादत ने जब 2024 में इनके साथ मुआहदा किया और कि आप हुकूमत में 5 साल हुकूमत में रहेंगे, और इसको 12 चेयरमैन बिलावल ने भी कहा कि आप 5 साल के लिए हुकूमत में, आप हुकूमत करें, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपके पास है, कैबिनेट आपके पास है, लेकिन जो नेशनल इश्यूज़ हैं
और पब्लिकली जिसका इज़हार मेरी क़यादत ने भी किया, और पब्लिक इश्यूज़ जो है उस पर ज़रूर हम अपनी राय भी देंगे। और जहाँ पे कोई इस किस्म का मामला होगा कि जहाँ से अवाम और नास एग्रीव्ड हों या मुतमईन हो, तो उस इशू को रेस करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट बनता है, मैं समझता हूँ। सर, जो आपने भी कैबिनेट मेंबर्स की बात की और टीयर 2 लीडरशिप की बात की पीएमएलएन की, सर टीयर 2 में से एक मिनिस्टर हैं पीएमएलएन के जनाब हुज़ैफा रहमान साहब, वो तो टेलीविजन के ऊपर बैठकर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चैलेंज करते हैं कि पंजाब से कहीं भी मेरे मुकाबले पे इलेक्शन लड़ लें आप। हुज़ैफा ने कभी खुद जिंदगी में इलेक्शन लड़ा है? नहीं सर, वो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। इज ही इलेक्टेड मेंबर? नॉट राइट नाउ सर। इज ही इलेक्टेड मेंबर? नो सर। कभी वो किसी असेंबली के रुकन बने? नो सर। कभी वो बल्दियाती इंतखाब उन्होंने लड़ा? No. मैं तो आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड टू एन अनइलेक्टेड पर्सन। नहीं सर, उन्होंने नहीं लड़ा, वही बात ठीक है आपकी। वो बात करें, उनकी क़यादत जो है वो अगर बात करें तो उसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ही स्टैंड्स नोवेयर, व्हाई शुड आई रिस्पॉन्ड टू हिम? सर, मौजूदा हालात में आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, मेरी क़यादत ने ज़रूर कहा था इसको इलेक्शन होना तो आइनी तकाजा है जी, होने चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल है, जो जॉइंट एक्शन कमेटी की एजिटेशन की वजह से और कुछ एरियाज़ में बड़ी अनरेस्ट है, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल साहब ने ज़रूर कहा कि डायलॉग करके इसको डेट को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन जो है वो 27 जुलाई को ही हों, जी, और एक मौक़िफ़ आता है उसकी सेकंड टियर गवर्नमेंट का जो लीडरशिप है कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 5 अगस्त को उनकी टर्म पूरी हुई है तो उससे पहले इंतखाबात होने चाहिए। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि वो ऑफिस है जो प्रेसिडेंट का, वो पिछले 3-4 माह से खाली पड़ा हुआ है, और रिक्वायरमेंट अंडर द लॉ ये है कि विदिन 30 डेज इंतखाब होना चाहिए था सदर आज़ाद कश्मीर का, वो तो आपने करवाया नहीं, और इनको आप पोस्टपोन नहीं करना चाहते। इसलिए वहाँ के जो हालात व वाक़यात हो उसके तहत मैं समझता हूँ कि अगर डिले हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लेवल प्लेइंग फील्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलनी चाहिए। तो बहरसूरत अगर वो डिले नहीं करते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मैदान खाली नहीं छोड़ेगी, वील कंटेस्ट, और हम हर सीट पे कंटेस्ट करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इसका जायज़ा वफाकी हुकूमत ज़रूर ले ले कि आज बाज़ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सूरत हाल कोई इंतखाबात के लिए कोई मौजू नज़र नहीं आ रही, और डायलॉग के ज़रिए इसको रिजॉल्व करें। और सेकेंडली, जब उनसे जॉइंट एक्शन कमेटी से कोई एग्रीमेंट हुआ था तो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद थे उसमें, और उसमें मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 37-38 पॉइंट्स थे जिन पे एग्रीमेंट था, और उनमें से बहुत सारे तो रिजॉल्व हो चुके हैं। एक इशू है, और वो इशू है रिफ्यूजीज़ की जो सीट्स हैं उस पे, उसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन थ्रू डायलॉग रिजॉल्व किया जा सकता है। सर, इस पे कल जनाब तारिक फजल चौधरी साहब हमारे शो में मेहमान थे, वो कह रहे थे जनाब आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को हमारी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, जो भी करना है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। कि ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ऑब्वियसली हम उधर में कुछ और लोगों की कोलिशन में साथ वहाँ बैठे हैं, और तारिक चौधरी साहब को ये याद होना चाहिए कि जब नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उस वक़्त पीएमएलएन हमारे साथ थी, और उस नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जो पहली गवर्नमेंट थी उसको रिमूव किया गया जी, और उसी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बुनियाद पे फैसल राठौर साहब प्राइम मिनिस्टर हुए। लेकिन ये आप देखें कि जहाँ लॉ एंड सिचुएशन की ख़राब हो तो वहाँ पे वफाक का अमलदारी ज़रूर होती है, एक बात। सेकेंडली, जो इश्यूज़ रेज़ किए हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के कुछ लोगों ने, उनको तो इस तरह फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता कि वो मुल्क दुश्मनी पे आ जाए। बिल्कुल ठीक बात। और ऐसा एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो जाए जो हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर का हमारा दुश्मन बैठा है उसको को बेनिफिट मिले, तो वहाँ पे इंतखाबात जो होंगे वो उनका इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है,
लेकिन आप ये देखें कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट वहाँ बैठी है, तो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो टोटल डिपेंडेंट होती है वफाक पे, उसके अपने ज़ाती तो वो रेवेन्यूज़ ही नहीं है होते हैं, वो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर सकती। तो इसलिए वो अमलदारी तो वफाक की है, और मुस्लिम लीग की क़यादत कहती है इंतखाबात मुलतवी नहीं होने चाहिए, बाहर सूरत इंतखाबात 27 जुलाई को होने चाहिए, ये उनकी प्रोविंशियल कैबिनेट कहती है। और जिन सीटों पे कंट्रोवर्सी शुरू है, उनके मुस्लिम लीग के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने खुद कहा हुआ है कि जी इनको ख़त्म कर देना चाहिए। और राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है जहाँ से इरिटेशन स्टार्ट हुई है, फिर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है। तो डायलॉग ही एक जरिया है कि जहाँ पे कंट्रोवर्सीज को रिजॉल्व किया जा सकता है, और मैं समझता हूँ कि दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सर वो तो पॉलिटिशियन का काम भी यही है कि हमेशा बैठकर मुज़ाकरात करके चीज़ों का हल निकालना, लेकिन सर यहाँ पर ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट के ऊपर वो तोड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जनाब मैं कोई अपोलोजाइज नहीं कर रहा उसके ऊपर, जब मेरी पार्टी मुझे कहेगी कि खामोश हो जाओ तो मैं खामोश हो जाऊँगा, लेकिन मैं अपने अल्फाज पे खड़ा हूँ, अड़ा हूँ। ये अपना मौक़िफ़ है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो उनके सामने आ जाएंगे जब इंतखाबात होंगे। मेरी तो लीडरशिप जो हमारा एक फ्लोर ऑफ दी हाउस पे हमारे एक मेंबर ने कहा कि किसी कश्मीरी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, अगर उसके वो माजरत भी उन्होंने कर ली, लेकिन वो नहीं करते तो हम तो उनको फोर्स नहीं करते, या हमने तो नहीं कहा आप माजरत करें। मैं समझता हूँ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके रिजल्ट्स उनके सामने जब इंतखाबात होंगे सामने आ जाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। नाज़रीन आपने जनाब निगर बुखारी साहब की गुफ्तगू सुनी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे साथ। नाज़रीन इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शफकत अवान साहब। शफकत साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शफकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पंजाब में भी आपकी पार्टी की अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन है, ढेरों आपके MPs हैं। ये रिसेंटली एक बिल की कंट्रोवर्सी पंजाब से निकली हुई है, द पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल। सर ये PTI के किसी MPA को, किसी लेजिस्लेटर को इस बिल की खबर पहले नहीं पर निकली? देखिए जब से ये खबर सामने आई है कि ऐसा कोई बिल आ रहा है या लाया जा रहा है, तो हम उस वक्त से आवाज़ उठा रहे हैं। और देखें उनकी मेजॉरिटी है असेंबली में, वो जैसे भी है, अब उस पर तो बहुत बातें हो चुकी, लेकिन वो क्योंकि मेजॉरिटी है तो बिल तो उन्होंने पास करवा लेना है। लेकिन आप ये देखें कि इस बिल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे लोगों पर। क्या किसी जमहूरी हुकूमत में ऐसे बिल लाए जाते हैं? क्या आप साबित क्या करना चाहते हैं कि इस मुल्क में डिक्टेटरशिप है, कोई जमहूरियत नहीं है और आपका जो मर्जी है और जैसे मर्जी है आपने लोगों को हाँकना है? तो मैं नहीं समझता कि ये कुछ बेहतर कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए या आम पाकिस्तानियों साहब आप एक वकील भी हैं, माहिर कानून भी हैं, डू यू थिंक सो कि इस तरह के बिल्स या पीका एक्ट जो पहले आ गया उसमें कोई कमी कोताही रह गई थी कि इस बिल की जरूरत पड़ी? इस तरह के काले कानून लाए जाते हैं जब हुकूमतें कमज़ोर होती हैं और हुकूमतों की कारकर्दगी इस काबिल नहीं होती कि वो किसी किस्म की तनकीद सुन सकें या वो किसी किस्म का अवामी दबाव जो है वो बर्दाश्त कर सकें, तो वो फिर अपना जो वक्त है वो इसी तरह गुजारते हैं कि लोगों को दबाया जाए। और मैं नहीं समझता कि लोग इससे दबते हैं। ये आवाज़ फिर एक दिन एक लावे की सूरत में निकलती है और फिर सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाती है। इससे पहले ही बड़े काले कानून आ चुके हैं, वो पीका एक्ट हो या वो दहशतगर्दी कानून में तरामीम हो या वो आइन में तरामीम हो। तो ये जितना कुछ भी किया जा रहा है ये कतन भी पाकिस्तान की खैर खाई नहीं है, पाकिस्तानियों की खैर खाई नहीं है। शफकत साहब एक ज़ाती सी दरखास्त इसलिए कि ज़ाती मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, हम अगर उसको कन्वे आगे नहीं करते आप लोगों तक तो वो हमारे प्रोफेशनल बदयांती में आता है। पंजाब के अंदर बच्चों के रेप के जो केसेस आए, सरगोदा से भी आए, फैसलाबाद से भी आए और शहरों से आज भी कुछ रिपोर्ट हुए हैं, दैट्स वेरी पेनफुल। एक किसी किस्म का कुछ वाकया जहाँ पे आपकी हुकूमत है, आपकी जमात की हुकूमत है, नौशहरा से रिपोर्ट हुआ है सर, उसके ऊपर पुलिस का कोई कंडक्ट या पुलिस का वहाँ पे रवैया कोई बहुत अच्छा नहीं है। प्लीज़ मेरी दरख्वास्त पे अपने CM से बात कीजिएगा टेकिंग दैट केस। में डिटेल्स आपको भिजवा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जी कि आप भिजवाएं और अगर ऐसा कोई वहाँ पे रिलेक्टेंट होगा तो ये जुल्म होगा, और वो बेशक KP में हो या पंजाब में हो। मैंने तो असेंबली में भी आवाज़ उठाई है इस पे बहुत ज़्यादा, और हर जगह पे ही आवाज़ उठाएंगे। अच्छा शफकत साहब, हुकूमत ने आप लोगों को एक मुज़ाकरात की ऑफ़र की थी, शहबाज शरीफ साहब खुद चल के अचकज़ई साहब के पास, गौहर साहब के पास, असद कैसर साहब के पास गए थे,
कल मेरे शो में जनाब तारिक फजल चौधरी साहब थे और वो कह रहे थे जनाब हम ऑपोजिशन का इंतजार कर रहे हैं, जगह भी उनकी मर्जी की, वक्त भी उनकी मर्जी का, एजेंडा भी उनकी मर्जी का, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर PTI। सर और क्या चाहिए आपको? शरद साहब, मैं पीसीओ प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात नहीं करती, मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा करती है। फजल चौधरी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मैंने उन्हें कहा अभी इसी वक्त मुझे टाइम जगह बताएं और मैं अपनी लीडरशिप को लेके आऊँ। कल एक कोई और साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे तो उन्हें भी यही कहा कि भाई आप बताएं तो सही कि किस जगह पे मिलना है, सिवाय PM हाउस के अलावा आप बताएं कहाँ पे मिलना है। तो उन्होंने कहा जी बात हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में इंशाल्लाह मिलते हैं और मैं कर रहा हूँ अरेंज। तो मुझे आप उनसे टाइम लेके बता दें, जगह बता दें, और मेरी लीडरशिप वहां पे ना पहुंचे तो बताइएगा। बैरिस्टर गौर साहब ने जो कहा है ना कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, वही बात है कि काश ये जो कहते हैं वो करते भी सही। सिर्फ ये नहीं है कि अपोजिशन बेंच पे आके या लीडर ऑफ अपोजिशन को आके सलाम करना और फिर ये जेस्चर देना कि जी हम तो मुज़ाकरात की दावत देते हैं, सिर्फ दावत देते हैं, मुज़ाकरात की करते नहीं है। शफकत साहब दिस इज वेरी इजी, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है कि जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जिस तरह उनके विजुअल्स हमने देखे, आपकी लीडरशिप खड़ी हो, बोले कि जी हम देखें ये कॉन्स्टिट्यूशन रूम का हमें कहा गया था, हम यहाँ इतने बजे पहुंच जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी तशरीफ ले आएंगे, या वज़ीर-ए-आज़म साहब हमें टाइम बता दें। मुझे कोई जगह तो बनाए ना, हमने वैसे तो नहीं खड़े होना जाके, हम असेंबली फ्लोर पे कह रहे हैं कि जी बताएं किस जगह पे मिलना है, बताएं किस जगह पे मिलना है, हम मिलने को तैयार हैं। मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से एक दफा फिर कहता हूं कि कोई टाइम ही ले दें, डॉक्टर फजल चौधरी मीडिएटर बने हुए हैं, उन्हीं से कहें कि कोई टाइम बताएं किस टाइम पे लीडरशिप आए मेरी, हम आ जाएंगे। मतलब जो मुझे आपकी गुफ्तगू समझ आ सकी कि वो गवर्नमेंट मिलना ही नहीं चाहती, शहबाज शरीफ साहब से मिलना ही नहीं चाहते। यस यस, वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ना बैठना चाहते हैं, ना मुज़ाकरात करना चाहते हैं, या शायद उनको इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है? अभी भी इजाजत वाली कहानी है सर? वो जहाँ से CM ने उन्हें कहा था ना, CM KP ने कि मेरी मुलाकात करवा दें अपने लीडर से, तो उन्होंने कहा था मैं पूछ के बताऊंगा। तो जहाँ से उन्होंने पूछना होता है शायद वहां से उन्हें इजाजत नहीं मिल रही। तो फिर आप जहाँ से पूछना होता है तुसी उत्ते तरला कर लो डायरेक्ट ही। नहीं, हम तो तरला किसी का भी नहीं करते। अगर तरला करना होता तो इमरान खान अंदर ना बैठे होते, तरला ही तो नहीं करना। अच्छा, तरला ही तो नहीं करना। अच्छा, खान साहब की मुलाकात की कोई खबर पहुंची आप तक? मुझे लग रहा है कि बहुत सारे आपके जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को देखते हुए कि आजकल या इस हफ्ते के कमिंग वीक में कोई मुलाकात के चांसेस हैं, कोई है खैर खबर आप तक? अल्लाह करे मुलाकात हो जाए, लेकिन जिन साहब का नाम लिया जा रहा है उनको तो खान साहब के बुलाने की कोई मंतक बनती नहीं है, और ना कोई ऐसी खबर है कि उनको बुलाया गया है। बाकी खान साहब की बहनों से मुलाकात करवाएं, बैरिस्टर गौर साहब से करवाएं, लीडर ऑफ अपोजिशन से करवाएं, CM KP से करवाएं। हम तो यही तो हमारा मुतालबा है कि मुलाकात करवाएं। अच्छा शफकत साहब, डोंट यू थिंक सो कि कहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली, इमरान खान साहब की रिहाई के बाद रसाई तक बात गई, रसाई के बाद अब दवाई, और दवाई के बाद सिर्फ एक मुलाकात के ऊपर आप लोग बैठे हुए। डोंट यू थिंक सो कि आपकी स्ट्रीट पावर या जितना मोमेंटम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खत्म हो गया? आई एग्री कि हम जो अपना टाइम जाया कर रहे हैं, हमें बाहर निकलना होगा और बहुत जल्दी निकलना होगा। खान साहब मुज़ाहमत से बाहर आएंगे और कोई सूरत नहीं है, और हम जितना टाइम भी जाया कर रहे हैं वो पार्टी के लिए भी ज्यादती है और खान साहब के साथ भी ज्यादती है। मुज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? मैं तो नहीं समझता। बाकी सारा धोखा दिया जा रहा है, सारी टाइम जाया करने, टाइम किलिंग प्रोसेस है, और इसके लिए हमने टाइम किल किया भी है कि जी शायद मुफाहमत हो रही है या मुज़ाकरात हो रहे हैं। ना कोई मुफाहमत है, ना कोई मुज़ाकरात है, सिर्फ टाइम जाया करवाया जा रहा है कि हम बाहर ना आए। अदरवाइज खान साहब की रिहाई के लिए हमारे पास ऑप्शन मुज़ाहमत, मुज़ाहमत और मुज़ाहमत है। तो यहाँ पे फिर आपको लीड करने वाले इमरान खान साहब की तरफ से 2 अपॉइंटमेंट्स हैं, एक है जनाब महमूद चकजी साहब, एक है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। डू यू थिंक उन्होंने वक्त ज़ाया किया आपकी जमात का? नहीं, हम सब की मुशावरत से हुआ है, ये नहीं मैं कहता कि उन्होंने ज़ाया किया है। हम बिल्कुल पार्टी मीटिंग्स होती रही हैं और ये कहा गया कि अगर मुफाहमत कोई हमसे करता है तो जरूर हमें बैठना चाहिए। हम पे ये ब्लेम ना है कि हम मुज़ाकरात नहीं करते, हम पॉलिटिकल लोगों से बैठते नहीं हैं। लेकिन हमने उनका चेहरा लोगों को दिखा दिया है कि ये प्रोपोगेट करते हैं मुज़ाकरात का, मुज़ाकरात नहीं करते। कल अली मोहम्मद खान साहब मेरे शो में थे, वो फरमा रहे थे कि सुहेल अफरीदी साहब हो जाएं या कोई भी हो जाए, कोई भी वज़ीर आला हो जाए, ना उसका मैंडेट है ना उसकी जिम्मेदारी है इमरान खान साहब को रिहा करवाना।
ये जो वफाक की या मरकजी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जिम्मेदारी बनती है। किस हद तक मुत्तफिक हैं आप उनसे? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जो सीएम केपी है उसकी क्यों नहीं है, वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है। अगर मरकज वालों की है तो केपी वालों की क्यों वो नहीं कहते है? हैं उनके पास एक ये तो बिल्कुल, इंतजामी जिम्मेदारी है, सियासी जिम्मेदारी कम, इंतजामी जिम्मेदारी ज्यादा है, सूबा चलाना। मैं कहता हूँ जी कि उनकी एक जिम्मेदारी तो ये है कि वो बतौर सीएम अपने सूबे को चलाए, लेकिन साइड बाय साइड क्या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने लीडर की रिहाई के लिए कोशिश करें जिन्होंने उनको सीएम बनाया है। एंड डू यू थिंक कि सुहेल अफरीदी साहब से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो डिलीवर कर सके? नहीं, अभी तक तो वो नहीं कर सके, लेकिन मायूसी वाली बात नहीं है। शायद ये सारा टाइम जो गैप आया है, ये हम उस मुफाहमत के पीछे लगे रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफाहमत नहीं करती, मुज़ाकरात नहीं करती, बैठती नहीं है। तो हमने वो टाइम दिया है कि कोई कल ये ना कहे कि जी हमने मुज़ाकरात को टाइम नहीं दिया। सर आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलता है। जब आप लोगों से मुफाहमत होनी है तो सबसे पहले पता चल जाना है आपके, जब ऊपर नीचे ज़मानतें होनी है समझ आ जाने की मुफाहमत हो गई है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं तो फिर एक बार आपके प्रोग्राम की तवज्जो से यही कहूँगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुज़ाहमत ही आखिरी हाल। शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जनाब अवान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक मेरे साथ। नाज़रीन, आए दिन वफाक और सूबाई असम्बलियों की जानिब से लेजिस्लेशन में कभी कभार ऐसे कवानीन या ऐसे बिल सामने आते हैं जिनके ऊपर बहुत तनकीद की जाती है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि IT को लेकर या टेलीकॉम सेक्टर को लेकर एक ऐसी लेजिस्लेशन वफाक से सामने आई जिसके ऊपर बहुत सारी तनकीद हुई, और इस लेजिस्लेशन को थोड़ा सा फिर से रोक के दोबारा उसके ऊपर बैठ कर दोबारा से कह लीजिए कि एक बार फिर से लूप में लेना सबको, या दोबारा से कानून साजी करने की जरूरत पेश आई। शिजा ख्वाजा फातिमा साहिबा की जो मिनिस्ट्री थी उसको, ऐसी एक लेजिस्लेशन रिसेंटली रिपोर्ट होती है पाकिस्तान के अंदर पंजाब से, और पंजाब असेंबली एक द पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026 जो है वो लेके आती है। उसके बाद बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज जुड़ी हैं उसके साथ, लेकिन उसमें हम श्योर कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होगी। इस बिल के मूवर हैं जनाब खालिद महमूद रांझा साहब, जो MP है मंडी बहाउद्दीन से। रांझा साहब मेरे साथ हैं, मैंने उनको ज़हमत दी ताकि मैं ज़रा बिल को तफसीलन उनसे समझ सकूं। रांझा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सर आज ज़हमत देने का मकसद ये था कि ज़रा बिल की थोड़ी डिटेल्स मुझे समझा दीजिए। सर व्हाट मेड यू मूव दिस बिल, कब से इस पे काम स्टार्ट किया, इस कमेटी ने जिसने इसको पास किया उसके मेंबर्स कौन कौन थे? पहले तो ये मिसकंसेप्शन आप दूर कर लेना कि ये बिल मेरा नहीं है। ओके। ये बिल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। मूवर आप हैं? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। मैंने तो बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो है वो हाउस में पेश की है। ओके। बिल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, वो उसी प्रोसीजर्स के तहत आया है जिसके तहत बाकी बिल गवर्नमेंट के आते हैं, कैबिनेट से अप्रूव होके ओके। असेंबली में आते हैं, असेंबली में हाउस में ले होते हैं, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, स्टैंडिंग कमेटी उस पर गौर खौज करती है, ओके। फिर स्टैंडिंग कमेटी उसको पास करके भेजती है हाउस में। हाउस में वो रिपोर्ट ले होती है जो मैंने ले की है बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स। ओके। अब ये हाउस में इस पे दोबारा डिस्कशन होगी और उसके बाद हाउस इसको पास करेगा। सर ये कमेटी के तो ये मेंबर्स कौन कौन है जहाँ से पास हुआ? कमेटी के मेंबर्स कौन कौन है सर? कमेटी के मेंबर्स कौन कौन कमेटी है? के मेंबर जी, कमेटी के मेंबर हैं जी, ये तकरीबन 7-8 मेंबर्स की कमेटी है। ओके। और जी जी। और सर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से मेंबर्स हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर जो है वो कमेटी में आते नहीं हैं जी, उन्होंने बाईकाट किया हुआ है। लेकिन है कौन से, ताकि रिकॉर्ड पे तो रहे ना। आई थिंक हाफिज फरद साहब भी इस कमेटी के मेंबर हैं। जी, हाफिज फरद साहब भी मैं सर इस वक्त रिकॉल नहीं कर रहा उनके नेम से, अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या नाम ओके। है। सर राजा साहब, आई एम श्योर कि आपने ये बिल को तफसीलन पढ़ा होगा, इसकी रिपोर्ट पेश करने से पहले पढ़ा था सर आपने? जी जी जी। ओके, फेयर इनफ। सर चंद ये जरा छठी शिक या जो छठी दफा है ना इस बिल की, उस पे आ जाइएगा मेरे साथ अगर आपको याद है तो। सर इस पे अवामी मकामात पर फोश हरकत करना, अवामी जगह पर हंगामा आराई करना, तहरीरी या सोशल मीडिया के जरिए धमकियां देकर झूठे बयानात, अफवाहें या रिपोर्ट्स फैलाकर अवाम में खौफ व हिरास पैदा करना, इमरजेंसी या पुलिस लाइट लगाकर गाड़ी पर ऐसे गार्ड्स के साथ घूमकर जो पुलिस, सिविल आर्म्ड फोर्सेज या आर्म्ड फोर्सेज की पेट्रोलिंग गाड़ी से मुशाबित रखते हों, या खुद को सरकारी मुलाजिम का रूप धारना, किसी भी किस्म के खौफ या धमकी के जरिए पैसे लेना। सर इन तमाम
जो ये जराइम है इनके खिलाफ तो पहले ही कानून मौजूद है पंजाब में, पाकिस्तान में सर। जी ये कानून, वो कानून अपनी जगह पे है, उसकी सजा जजा अपनी जगह पे। इस कानून का मकसद ये है कि पीस एंड इक्वालिटी जो इन द सोसाइटी है उसको कायम किया जाए। ओके। ये उनसे हटके है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ताकि इस जो कि ताकि मुआशरे का अमन जो है वो खराब ना हो और लोगों की जो है प्राइवेसी उसमें मुदाखलत ना हो। अच्छा राजा साहब, हम श्योर कि आपने ये बिल जिस तरह आपने फरमाया कि पढ़ा हुआ है सर, इसमें एक शिक है कि जो जानवरों पर जुल्म करता हो सर, एम आई राइट? जी जी। तो सर ये जो भी जी। रिसेंटली हुकूमतें पंजाब या किसी भी माजी की गवर्नमेंट जो ये कुत्ते तल्फ करना या इनके खिलाफ जो एक्शंस होते हैं सर, उसका क्या करेंगे फिर हम? जी ये मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के साथ टार्चर होते हैं ना, उनको डिफाइन किया गया है और उनको रोकने के लिए किया गया है। और कुछ चीज़ें वो जो हैं आप कह लें कि मॉरली दुरुस्त नहीं है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। उनको पेश नज़र रख के इन सारी चीज इसको शामिल किया गया सर है। ट्रैफिक और के ये हमवार बहाव में 1918 रुकावट डालने वाली ये जी जी ये सर। 1918 में जो एक्ट था उसमें भी ये शिक थी। सर वो गोरों ये के तो नई जमाने नहीं का, डाली गई। सर वो गोरों के जमाने का एक्ट था 1959 के अंदर, एक डिक्टेटर की हुकूमत थी। या तो आप मान जाए कि आप लोग भी डिक्टेटर्स हैं, आपकी जमहूरी हुकूमत नहीं है, तो मैं इस बिल के ऊपर सवाल नहीं करता, मैं कहता हूं सर आपका कंप्लीट राइट है। नहीं 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 नहीं, आप जमहूरी क्यों? हुकूमत है सर। मैं तो बात कर रहा हूँ कि ये पहले एक्ट में भी सर थी वो और अब भी डिक्टेटर का थी एक्ट ये। था ना, और डिक्टेटर के वक्त की कानून साजी इसमें थी सर। जानवरों के भी हकूक होते हैं, होते उनको हैं भी सर, देखना होता है, उन बिल्कुल। पे कोई टार्चर जुल्म ना हो, नहीं होना तो चाहिए सर। उसको इसलिए शामिल किया सर गया मैं है। राजा साहब मैं आपके साथ हूं सर, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, लेकिन जिन रेफरेंसेस आप जो मुझे माजी के दे रहे हैं सर, वो गोरों के एक्ट्स के दे रहे हैं और डिक्टेटरशिप के दे रहे हैं। या तो आप मान लीजिए कि मौजूदा नहीं, हुकूमत भी मैंने आमिरों तो की आपको- हुकूमत है, तो मैं कहता हूं ठीक है सर। मैंने तो नहीं देखिए मैंने आपको बताया कि 2 एक्ट थे जो पहले, जी उनको शामिल करके और इसमें नई चीजें ला के तो इसको नया एक्ट बनाया गया सर, ये जो है। कमेटियां और वो बनाएंगे दोनों जरा एक्ट मुश्किल हो गए। कमेटी को जिस तरह आप बनाएंगे, जरा कमेटी के मुझे अफसरान बताइएगा कौन कौन होंगे सर इसमें? जी इसमें कमेटी 3 टीयर्स हैं। एक प्रोविंशियल कमेटी है, वो हेडेड बाय होम सेक्रेटरी है, उसमें गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड ऑफिसर्स होंगे। एक डिवीजनल कमेटी है, वो कमिश्नर के उसका हेड कमिश्नर होगा, आरपीओ होगा, और उसमें अपना इंटेलिजेंस के इदारों के लोग होंगे। और एक है अपना डिस्ट्रिक्ट कमेटी, तो डिस्ट्रिक्ट उसमें उसको ऐड करेगा डिप्टी कमिश्नर, उसमें उसके मेंबर्स होंगे, डीपीओ साहब होंगे, और उसके मेंबर्स जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी वो होंगे। फेयर एनफ, मतलब सरकारी मुलाजमीन पे कॉम्प्रोमाइज की होगी, ये मुश्तमिल कमेटी होगी। जी जी। और ये डिसाइड करेंगे कि कौन जनाब हाफजाबाद में, मंडी बहाउद्दीन में, लाहौर में, इस जिले में कौन कौन गुंडा है, ये वो कमेटी जो है कॉम्प्रोमाइज वो डिसाइड करेगी। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, इसको दुरुस्त कर लें जी। कमेटी सिर्फ रिकमेंड करेगी किसको? फाइनल इसको कि ये बंदा जो है, ये इसकी एक्टिविटी जो है एंटी सोशल है, ओके। वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी थ्रू डीपीओ मजिस्ट्रेट को। ओके। मजिस्ट्रेट साहब उस पर डिक्लेयर करेंगे कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं है। ओके सर, ये जो मेरे पास आपके ये बिल है मुजव्वजा, इस उसको बिल के कोर्ट अंदर तो डिक्लेयर आप करेगी। ट्रिब्यूनल बना रहे हैं सर। नहीं, ट्रिब्यूनल और चीज है। ओके। ट्रिब्यूनल जो है वो और चीज है, वो रिप्रेजेंटेशन अगर किसी डीआईसी जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन जाएगी डिवीजनल कमेटी के पास, डिवीजनल कमेटी से जाएगी प्रोविंशियल कमेटी के पास, प्रोविंशियल कमेटी से आगे फिर जाएगी ये एक और कमेटी है गवर्नमेंट की, एपीलेट कमेटी, उसके खिलाफ फिर आगे ट्रिब्यूनल है जो डिस्ट्रिक्ट लेट्स ब्रेक इट डाउन, लेट्स मेक इट सिंपल राजा साहब के आप लोग की जो कमेटी है वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को भेजेगी, वो रेकमेंड करेगी, मजिस्ट्रेट साहब किसी भी बंदे को गुंडा अनाउंस कर देंगे। दैट इज इट सर, आर वी क्लियर ऑन दैट? मजिस्ट्रेट साहब ये टोटल जुरिस्डिक्शन जो है कमेटी की रिकमेंडेशंस होगी, फाइनल ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब का होगा। ठीक है फाइन सर। अब इसमें सर एक और शिक है सर इसकी, इंटेलिजेंस कमेटी के इजलासों की मिनट्स खुफिया कॉन्फिडेंशियल होंगे और जब तक इसके बरक्स साबित ना हो जाए इनके दुरुस्त और नेक निश्ती बोनाफाइडे पर मबनी होने का मफरूजा कायम किया जाएगा। हाउ कैन यू डू दैट सर? मेरे बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि भाई मैंने क्या किया मुझे बताओ, आप कहते हो जी ये कॉन्फिडेंशियल है, कमेटी इसको छुपा के रखेगी, हम आपको भी बता नहीं सकते। हाउ कैन यू डू दैट? नहीं
नहीं ये भी नहीं है, कमेटी सर ये उसको लिखा हुआ है बुलाएगी। सर, दिस इज रिटन हियर सर, दिस इज रिटन हियर। नहीं वो उससे खुफिया नहीं होंगे, उसको तो कमेटी बताएगी कि तुम्हारे खिलाफ ये तो एलिगेशन है, फिर उसको किससे बकायदा खुफिया रखना है? हियरिंग का मौका देगी। तो सर ये खुफिया राजस्थान उससे किससे खुफिया नहीं रखेंगे? रह सकते। कमेटी बुलाएगी, उसको बकायदा मौका देगा, आगे मौका दिया जाएगा। आगे चलें सर, आप भी माशाल्लाह इस तरह के हल्के से हैं, देहात के हल्के से आपका भी ताल्लुक है, मेरा भी है सर। पैरां च कड़े पा छड़िए 3 महीने वास्ते किसे दे, तो सर तुसी पूरी दुनिया ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੁੰਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੜੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁੰਡਾ ਲਗਾ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਡਰ ਸਰਵੇਲੈंस है। ये टोटल इख्तियार जो है ये मजिस्ट्रेट का है। मजिस्ट्रेट जिस केस में समझेगा कि इसको जरूरत है, मजिस्ट्रेट उसको करेगा। सर वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये पाकिस्तान है सर, मैं बरतानिया या अमेरिका के कानून की बात नहीं कर रहा सर, पाकिस्तान की बात। मजिस्ट्रेट जहाँ पे बात यह है कि मजिस्ट्रेट जहाँ पे ये समझेगा कि इसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है, मजिस्ट्रेट उस पर ऑर्डर कर सकता है। सर मजिस्ट्रेट ने समझना है उस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कमेटी रिपोर्ट दे देगी मजिस्ट्रेट साहब को, मजिस्ट्रेट साहब ने उसके ऊपर हुक्मनामा जारी करना है, ऐसे ही सर। और उस कमेटी में होने सरकारी मुलाजमीन, उस कमेटी में होने सरकारी मुलाजमीन। सरकारी मुलाजमीन किसके लिए काम करते हैं? हुकूमत के लिए। बैंड ऑफ द डे आज पीएमएलएन की हुकूमत है, कल को पीटीआई की हुकूमत होगी। रांझा साहब तुसी ते मैं फिर बह के ते रौला पांदे पड़ा है, आपने अपोजिशन में होना है। मैंने कहना रांझा साहब आपके साथ ज्यादती हो रही है, अल्लाह ना करे वो कड़े भी निकलने ने लोगों वास्ते, उसके ऊपर गुंडे भी बनने हैं लोग आके, क्योंकि गवर्नमेंट कैसे एक्ट करती है पाकिस्तान के अंदर। आई डोंट हैव टू टेल यू दैट। देखें बात सुने कि ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब ने सुन के और थ्रू प्रॉपर प्रोसिक्यूशन उसको पूरा प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करके फिर उसको डिक्लेयर करना है। फिर और ये भी जो आप कह रहे हैं लगाने वाली बात, मॉनिटरिंग करने वाली बात, ये भी सुन के और उसको बकायदा हियरिंग के जरिए उसको फाइनल करना है। सर आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट। और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जानी है। सर ये आपने ट्रिब्यूनल बनाना है सर, उसमें जानी है। ये देखिए मैं ट्रिब्यूनल पढ़ के सुना रहा हूँ। ट्रिब्यूनल जजेस आल पर मुश्तमिल होगा, एक चेयरपर्सन जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा, और 2 अरकान जो ग्रेड 19 या इससे ऊपर के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन होंगे। ये मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि ये थोड़ा सा इसको दुरुस्त कर लें। वो जो ट्रिब्यूनल है वो उसके जो बंदा है वो रिप्रेजेंटेशन करेगा अपनी किसी भी जो उसके खिलाफ एक्शन है, डिवीजनल का अपना डिवीजनल कमेटी के पास, डिवीजनल वो अलग प्रोसेस है। और नहीं सर मैं तो बिल पढ़ रहा हूँ सर, मैं बिल पढ़ रहा हूँ, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, मैं बिल दोबारा पढ़ रहा हूँ, ये शिक दोबारा पढ़ रहा हूँ। सुन लेना जी मेरी बात सुन ले, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। एक रिप्रेजेंटेशन का राइट है उस बंदे का जिसको डीआईसी सुन रही है, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन करेगा डिवीजनल कमेटी के पास, डिवीजनल कमेटी से जाएगा अपना प्रोविंशियल कमेटी के पास, उससे आगे एक एपीलेट कमेटी बनी हुई है उसके पास जाएगा, उस कमेटी के खिलाफ अगर वो जाएगा तो वो ट्रिब्यूनल में जाएगा। अब सर ये प्रोसेस अब मैं सीक्वेंस बना के देता हूं सर, सुन ले मेरी बात, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक अलग प्रोसेस है, ये जो वो अडॉप्ट कर सकता है जो बंदा इससे मुतासर है। ओके। दूसरी है कि किसी को हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर करवाना है, वो डीआईसी रिकमेंड करेगी, भेजेगी उसको डीपीओ को, डीपीओ रिकमेंड करके भेजेगा मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट उसको बुलाएगा, प्रोसिक्यूशन के जरिए भी उसको सुनेगा और उसका बकायदा वो सुन के फिर उसको उस पे ऑर्डर करेगा। नहीं सर, उसको नो सर, सर इट्स रिटन राइट है सर। रुक जाइए प्लीज, रुक जाए, मेरी दरखास्त पे सर यहीं पे प्लीज रुक जाए सर। एक आप ट्रिब्यूनल, मैं आपसे मुत्तफिक हो जाता हूँ, यहाँ पे जराइम का ट्रायल है, जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हैं, जराइम का ट्रायल 14 नंबर पे है सर, 14 नंबर पे सर पढ़ लीजिए, मेरे साथ खोल लीजिए, मैंने आपके सामने खोला हुआ है। इस एक्ट के तहत तमाम मुकदमात का ट्रायल मजिस्ट्रेट के जरिए होगा। फिल वक्त नाफिजुल अमल किसी दूसरे कानून में दर्ज किसी भी चीज के बावजूद इस एक्ट के तहत सजा के काबिल हर जुर्म काबिले दस्तंदाजी पुलिस, यानी पुलिस बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकती है और नाकाबिले जमानत होगा। सर की कर दे पे हो राजा साहब, यू अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड सर, दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट ऑन सर। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है सर, लिखा हुआ है सर, ये आपका बिल है सर, ये आपका बिल है। मुझे भी मौका तो देना, आप डिसीजन कर लें, फिर मुझे मौका Sir, I'm no one to decide. I'm just reading it out to you, sir. I'm just reading it out to you. That's it.
ये वो ऑफेंस है जो इस कानून के तहत होगा, मतलब उसने कड़े का कहा था, उसने वायलेशन की तो वो जुर्म है, उसका ये ट्रायल। जो है मैं ये ऑफेंस क्या राज वो साहब है आपके साथ जब कोई और वो साहब है जो बोल रहे हैं पीछे से, मुझे एक और आवाज आ रही नहीं, है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो जुर्म है जो मजिस्ट्रेट उसको हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर करता है हम्म और फिर वो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ ये ऑफेंस होंगे और ये ट्रायल होगा मजिस्ट्रेट के पास। हम्म अब सर मैं वापस फिर अगर वापस पॉइंट स्क्वायर वन पे आप लेके जाना चाहते हो तो मैं वहां पे चला जाता हूँ कि कौन डिक्लेयर करेगा, कैसे डिक्लेयर करेगा। मैं आपको वापस पॉइंट स्क्वायर वन पे ले जाता हूँ सर। आई एम गोना टेक यू देयर। जी जी। सर दिस इज नॉट रिटन इन द बिल। जो आप मुझे तफसीलात बता रहे हैं, दिस इज नॉट रिटन इन द बिल सर। इट इज रिटन इन द बिल सर। प्लीज आप शिक पढ़े सर, आप शिक पढ़े, बताइए मुझे कौन सी कौन शिक है किसकी बात कर रहे हैं आप, कौन सी शेख की कि बात कर रहे हैं? मजिस्ट्रेट साहब डिक्लेयर करेंगे। शिक पढ़िएगा प्लीज। मजिस्ट्रेट डिक्लेयर करेगा। नहीं, शिक पढ़िएगा सर। जी एक मिनट, ये एक तो ये है शेख 9 है 9 सर, रुक जाइए, मैं I'm reading out to you sir. मॉनिटरिंग। Sir, I'm reading out to you sir. Habitual offender and his जी, जी। monitoring. Any of the following persons may be declared as the habitual offender in accordance with the provisions of Act against whom a criminal case has been registered and report under section 173 of the code has been submitted, or who has been arrested for more than once in connection with any of offences enumerated in the schedule, or any other person who on the basis of credible evidence and after the due inquiry is found to be repeatedly or habitually involved in antisocial behavior or organized criminal activities. सर कितने ने मजिस्ट्रेट साहब? जी इससे आगे पढ़े, दो पढ़े। Number For the 2, purposes for the of purpose of the subsection subsection one, and the district intelligence district committee may intelligence- direct the head district- of the police in district and recommends the magistrate person to be declared as habitual offender. कमेटी रेकमेंड कर Habitual offender. देगी, कमेटी रेकमेंड कर देगी कमेटी रिकमेंड और उसके बाद करेगी मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट साहब उसके बाद इसको उसके इंक्वायर बाद करेंगे। आगे मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायर करेंगे इसको। ये 3 पढ़े। Upon application application lodged by lodged by the the police officer through the concerned prosecutor of the public prosecution department of the government, the magistrate shall, after providing an opportunity of being heard to the person likely to be affected, thereby declare himself as habitual offender. सर जिसके खिलाफ ये कमेटी ने पूरा पलंदा बना के मजिस्ट्रेट साहब के सामने रख दिया, सर उसे मजिस्ट्रेट साहब मेरी सुनन गए या राजा साहब की बनाई कमेटी की सुनन गए सर? नहीं, मजिस्ट्रेट इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो अपने उसके मेरिट पे फैसला करेंगे। दोनों पार्टी रिपोर्ट को देख के उसको जो अपना है, जिसको डिक्लेयर करवाना है, जो अफेक्टेड पर्सन है, उसको सुन के फैसला करेंगे। फेयर एनफ सर। मजिस्ट्रेट पे तो उसका कमेटी का क्या असर है जी? सर पाकिस्तान में जुडिशरी के ऊपर किसी का कोई असर नहीं होता सर, आई नो दैट, मुझे भी पता है, राजा साहब आपको भी पता है। I'm saying it on record, sir. वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी नहीं कहें। सर, मैं तो आपके साथ हूं सर। I'm saying कि जो पाकिस्तान में प्रोसीजर judiciary है, is independent. मैं जो प्रोसीजर है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपने कहा मुझे निकाल के बताएं मजिस्ट्रेट कहाँ है, मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 9 में वो सारा प्रोसीजर दिया गया है। सर इस पे आप लैपटॉप भी कब्जे में ले लेंगे, मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लेंगे, किसी के सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करवा देंगे जी। अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से वो अग्रीव्ड है तो उसके पास फिर अपील का राइट है, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। ठीक है सर, पूरा एक फेयर एनफ सर। इसके ऊपर हम आपको फर्दर जहमत देते रहेंगे सर, क्योंकि ये डेवलपमेंट इसमें भी बहुत आएंगी, एक नई कंट्रोवर्सी उठी है। राजा साहब आपको बार बार जहमत देंगे सर। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया। जनाब खालिद महमूद राजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ऑब्वियसली जो भी कोई लेजिस्लेशन गवर्नमेंट किसी भी टाइम की लेके आती है, वो बहुत सारे अपने टारगेट्स जो हैं वो नजर में रखते हैं बैंड ऑफ द डे। कुछ टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, कुछ के ऊपर इतनी बड़ी बहस का आगाज हो जाता है कि वो टारगेट्स अचीव नहीं हो सकते। मैं राजा साहब की से चले बात पे मुत्तफिक हूं कि जनाब कमेटी ने रेकमेंड करना है मजिस्ट्रेट साहब को और मजिस्ट्रेट साहब जिसके ऊपर फैसला करना है। अब पाकिस्तान के अंदर कमेटीज कौन बनाएगा? पॉलिटिकली मोटिवेटेड कमेटीज होंगी, वही अफसरान क्या गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं कि गवर्नमेंट के कहने के ऊपर चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये एक लंबी बहस है। खैर अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।